गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं संतोष सर टारगेट बायोलॉजी क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। ये आज क्लास 10th का होने वाला एग्ज़ाम 2025 जो कि वार्षिक परीक्षा 2025 में होने जा रही है, इसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आप इस वीडियो को टारगेट बायोलॉजी क्लासेस चैनल पे जा कर के वहाँ पे क्लास 10th साइंस का प्लेलिस्ट बना होगा, उसे जब ओपन कीजिएगा तो वहाँ पे ये वीडियो अवेलेबल होगा। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन के डिस्कस को स्टार्ट करते हैं, जिसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है वो लगातार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन है देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, जो कि आपका 2020 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहता है किसमें होता है। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा सभी हरे पौधे अपने भोजन को तैयार करते हैं। तो यह जो प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण, ये सभी प्रकार के पौधे में देखने को मिलती है। जितने भी स्वपोषी जीव हैं लगभग उनमें सब में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है कवकों में, गलत होगा। जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण नहीं होती है। अगला ऑप्शन है आपका हरे पौधे में, करेक्ट है। और परजीवियों में तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होती, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं और इसमें भी नहीं। तो आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसके बारे में कुछ बातें लिखी हुई है, ध्यान दीजिएगा। कहता है हरे पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा से जल अवशोषित कर सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में एक कार्बनिक खाद्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे कि हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, तथा ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में बाहर निकालती है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कहता है हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया करती है वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेती है, मृदा से जल लेती है, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करती है और इसके साथ साथ एक वर्णक जो कि क्लोरोफिल है उसकी उपस्थिति में एक कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थ का निर्माण करती है, कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करती है, तथा प्रकाश संश्लेषण के उपरांत उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस को रिलीज करती है। और यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो देखिए, ग्लूकोज के जो एक अणु हैं उसमें ऑक्सीजन की परमाणु कितनी होती है, 6 होती है। याद रखिएगा, परमाणुओं की संख्या कितनी होती है इसमें, 6 होती है। ठीक, इसके नीचे कुछ इससे जुड़ी हुई बातें दी गई है, ध्यान दीजिएगा। कहते ग्लूकोज के एक अणु में 6 कार्बन
परमाणु, 12 हाइड्रोजन परमाणु और 6 ऑक्सीजन परमाणु देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन है आपका कि ग्लूकोज के एक अणु में कितने ऑक्सीजन के परमाणु मिलते हैं देखने को, तो 6, ऑक्सीजन 6, कार्बन भी 6 और हाइड्रोजन कितने मिलते हैं, 12। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है। तो देखिए हमको आयोडीन प्राप्त करनी है, तो आयोडीन जो है वो ज़्यादातर या तो समुद्र के द्वारा किसी उत्पाद में मिल सकता है, चाहे वो समुद्री मछली हो, समुद्री घास हो, या इससे ज़्यादा और इसके बाद नमक में। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है चीनी, इसमें नहीं मिलता है आयोडीन। दूसरा चावल से भी हमें आयोडीन नहीं मिलती। तीसरा जो नमक है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, नमक। करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। कुछ बातें यहाँ पे दी गई है, ध्यान दीजिएगा। कहता है आयोडीन से भरपूर खाद्य पदार्थों में मछली, झींगा, समुद्री भोजन, इसके साथ साथ आयोडीन युक्त नमक और पैकेज्ड ब्रेड जो होती है, इसमें ये पाया जाता है आपका आयोडीन नमक। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते। तो याद रखिएगा कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव जो हैं ये किसका पाचन नहीं कर पाता, तो ये जो है आपके सेल्यूलोज का पाचन, जो कि आपका देखिए 2011 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस पदार्थ का पाचन नहीं कर पाते हैं, सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज का पाचन क्यों नहीं कर पाते हैं, तो इसका भी रीज़न्स यहाँ पे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। कहता है हमारे पास इस जटिल पदार्थ सेल्यूलोज को तोड़ने के लिए उपयुक्त एंजाइम की कमी होती है, यानी सेल्यूलोज नहीं सेल्यूलेज एंजाइम होती है, जिसके कारण कि सेल्यूलोज का पाचन हो सकता है। तो ये जो सेल्यूलेज एंजाइम है ये सिर्फ सभी शाकाहारी जंतुओं में पाए जाते हैं। इस वजह से हमारी जो आंतें होती है उसमें सेल्यूलोज का पाचन नहीं हो सकता है। और जितनी भी शाकाहारी प्राणी हैं उनकी जो आंतें हैं, उनकी आंतों की जो लंबाई है वो काफ़ी अधिक होती है। ये भी बात याद रखिएगा कि आंतों की जो लंबाई है, आंतों की लंबाई अधिक होगी किसके बनिस्पत, आपका मांसाहारी जीवों के बनिस्पत। ठीक, तो हमारे शरीर में वो एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, जिसके वजह से कि हमारे शरीर में इसका पाचन संभव नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस परजीवी पादप का उदाहरण, निम्न में से कौन परजीवी पादप का उदाहरण है। 5वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परजीवी पादप का उदाहरण है। परजीवी पादप, परजीवी पादप मतलब वैसा पौधा जो कि अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, कस्कूटा। कस्कूटा इज़ द राइट आंसर। याद रखिएगा कस्कूटा एक ऐसा पौधा है जो कि दूसरे पौधे पर क्या होता है, अपने भोजन के लिए आश्रित होता है। कुछ पॉइंट्स दिया गया है यहाँ पे देखिएगा। कहता है परजीवी पौधा एक ऐसा पौधा होता है जो अपनी कुछ या सभी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को दूसरे जीवित पौधे से प्राप्त करता है। तो वैसा पौधा जो अपनी भोजन से संबंधित पदार्थों को दूसरे जीवित पौधे से प्राप्त करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, परजीवी पौधा। वे एंजियोस्पर्म का, यानी जितने भी एंजियोस्पर्म पादप है उसका 1% पौधा जो होता है वो क्या होता है, परजीवी होता है। 1% क्या होता है, परजीवी होता है। कि एंजियोस्पर्म का 1% पादप जो है वो क्या होता है, परजीवी पादप होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जो कि 2021 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6
देखिए बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े, मनुष्य के, क्वेश्चन जो है आपका ध्यान से देखिएगा कि मनुष्य के मुख गुहा में, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है। तो याद रखिएगा मनुष्य का जो मुख गुहा है उसमें कुल 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ। कौन कौन सा पाया जाता है तो आगे हम लोग देख लेते हैं। मनुष्यों में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, पैरोटिड लार ग्रंथि, सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि और सबलिंगुअल लार ग्रंथि। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में कि मनुष्यों के मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, 3 जोड़ी। कौन कौन? पैरोटिड ग्रंथि, ये पैरोटिड लार ग्रंथियाँ, सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि और सबलिंगुअल लार ग्रंथि। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग चलते हैं। जो आपका क्वेश्चन है 7वां कि दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होती है। तो दांत की जो सबसे ऊपरी परत है वो कौन सा होता है? एनामिल होता है, जो कि हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। ठीक, ये डेंटाइन जो है ये दांतों का वह अधिकतम भाग है जिसके द्वारा दांत का निर्माण होता है। यानी दांत का निर्माण जो अधिकतर भाग जो दांतों का बना होता है वो दांतों का अधिकतम भाग वो डेंटाइन से बना होता है, और दांत का जो सबसे ऊपरी भाग है वो कौन सा है? एनामिल है। चलिए अगला प्रश्न। अच्छा चलिए इसमें भी कुछ बातें दिया हुआ इससे जुड़ी हुई जान लीजिए। कहता है एनामिल ये प्रत्येक दांत की बाहरी सुरक्षात्मक परत है। एनामिल आपके दांतों को कैविटी पैदा करने वाले बैक्टीरिया से बचाने में मदद करता है। यानी एनामिल ये हमारे दांतों की सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत है, सुरक्षा देने का ये काम करती है। और एनामिल जो है हमारे दांतों को कैविटी से यानी कि जीवाणुओं से संक्रमण होने से क्या करती है? बचाती है। एनामिल मानव शरीर की सबसे कठोर पदार्थ है, ये भी बात याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मानव शरीर के सबसे कठोरतम पदार्थ क्या हैं, तो वो कौन सा है? एनामिल है। कौन सा है? एनामिल है, एनामल है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान दीजिए कि मुख गुहा में, 8वां नंबर क्वेश्चन है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। तो मुख गुहा में आहार के किस भाग का पाचन होता है? तो वो आंसर है आपका कौन सा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ये भी क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया है, और इससे भी जुड़ी हुई कुछ बातें यहाँ पे दी गई है। ज़रा सा हम लोग इसको भी देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे शरीर में कहाँ से होता है, तो मुख गुहा में ही इसका पाचन प्रारंभ हो जाता है। कब? तो देखिए कहता है जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो मुख गुहा में स्थित दांत भोजन के कणों को चबाते हैं। कहता है जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे मुख गुहा में जो दांतें होती है वे भोजन के कणों को क्या करती है? चबाती है। और जीभ भोजन और लार ग्रंथि से लार को मिलाती है, और जो जीभ है ये गति करके भोजन को लार से मिक्स कर देती है। यह लार से सना हुआ भोजन जो है ये क्या कहलाती है? पेस्ट के जैसा जो बन जाता है उसको बोलस कहा जाता है। लार में लार एमाइलेज एंजाइम होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज एंजाइम पाई जाती है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन मोस्ट है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लार में कौन सी एंजाइम पाई जाती है? एमाइलेज एंजाइम पाई जाती है, जिससे भोजन आसानी से पचती है। लार में एमाइलेज एंजाइम पाई जाती है जो जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या करती है? सरल कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देती है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किस एंजाइम की मदद से की जाती है। तो
करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, एमाइलेज, राइट। चलिए हम लोग 9वें प्रश्न में चलते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन है आपका। देखिए ये 2019, 2016, 2017 हर एग्ज़ाम में पूछा गया ये प्रश्न है, और हो सकता है ये 2025 में पुनः आप लोगों को पूछ लिया जाए, इसलिए बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9, स्वपोषी के लिए आवश्यक क्या क्या है। तो अभी जस्ट इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस कर दिया था। देखिए अभी जस्ट हम लोग एक क्वेश्चन और डिस्कस किए थे ऐसा, है ना, जिसमें कि हमको लगता है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, हरे पौधे में। तो इसमें हम लोग पढ़ लिए थे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल आवश्यक है। तो इसी प्रकार का ये आपका क्वेश्चन है अगला, जो कि क्वेश्चन नंबर है आपका 9, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इस स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक हो जाता है, स्वपोषी पोषण के लिए पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी क्या है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में जल से जो है ऑक्सीजन बाहर निकलती है। इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है, कुछ पॉइंट्स है। कहता है प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय अभिक्रिया में जल के प्रकाश के विघटन से ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। कहता है प्रकाश संश्लेषण का जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, यानी प्रकाश की उपस्थिति में जो होती है, उसमें जल की प्रकाशीय विघटन से, जब जल का प्रकाशीय विघटन होता है तो उस समय कौन सी गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन उप पदार्थ के रूप में वातावरण में मुक्त होते हैं, और यही उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मुक्त होती है। अगला पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कहता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन की उत्पादन होती है यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि यह वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है और जीवन के लिए हमें आवश्यक है। यानी हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस है, जिसे प्राणवायु भी कहा जाता है। ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है, प्राणवायु भी कहा जाता है। याद रखिएगा इसे प्राणवायु कहते हैं, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हम लोग जीवित नहीं रह सकते। तो कुल 10 क्वेश्चंस हम लोग पढ़े, जिसमें से एक बार 2 मिनट में हम पुनः रिवाइज करा देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइएगा। पुनः इस प्रकार की वीडियोस आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। पहला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होगी, हरे पौधे में। अगला प्रश्न है दूसरा कि ग्लूकोज के एक अणु में कितना होगा परमाणु। तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होगी, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे, 6। अगला प्रश्न है आपका तीसरा, किस खाद्य पदार्थ में हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होती है। तो ये नमक से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होती है। अच्छा एक क्वेश्चन और यहाँ पे याद रखिएगा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा। कौन सा रोग होता है, घेंघा, जिसको कि ग्वाइटर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ग्वाइटर बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, अभी जस्ट हमने बताया था कि जो मनुष्य है और मांसाहारी जीव है उसमें सेल्यूलोज के पाचन करने के लिए सेल्यूलेज एंजाइम नहीं पाई जाती है उनकी आंतों में, और उनकी आंतों की लंबाई भी बहुत कम होती है, इसलिए उसमें ये पाचन नहीं हो पाता। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा था, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है। तो परजीवी पादप का उदाहरण आपका कौन सा है, कस्क्यूटा। कौन सा है, कस्क्यूटा, जो कि दूसरे पादप पर आश्रित रहता है पोषण के लिए। अगला क्वेश्चन है छठा
कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है। याद रखिएगा, पैरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। अगला क्वेश्चन है, दांत की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो दांत की सबसे ऊपरी परत कौन सा है? एनामिल है, जो हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है आपका, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो याद रखिएगा, आहार नाल मुख गुहा में आहार का कौन सा पाचन होता है? किस भाग का? तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है आहार नल, याद मुख गुहा में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर, स्वपोषी के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि स्वपोषी के लिए पर्णहरित भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। तो इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा इनमें से भी। अगला लास्ट प्रश्न है आपका कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलती है? ये आता है आपका जल से। तो बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। गुड नाइट, बाय।